नमस्कार छात्रों। आज का जो हमारा वीडियो का पॉइंट रहेगा या जिस टॉपिक पर हम अध्ययन आज करेंगे वो रहेगा शीत युद्ध। और शीत युद्ध जो है ये एक वास्तविकता थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाले संसार की, विश्व की। शीत युद्ध जैसा शब्द से भान होता है कि है युद्ध, लेकिन कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। अब निश्चित तौर पे दिमाग में ये बात हमारे प्रश्न भी खड़ा करती है कि आखिर शीत का क्या मतलब है। युद्ध तो ठीक है कि अस्त्र शस्त्रों से लड़ा जाने वाला, आमने सामने सैनिकों द्वारा लड़ा जाने वाला जो युद्ध है वो युद्ध है। तो शीत से क्या तात्पर्य है? खैर, इस बारे में हम चर्चा करेंगे जब शीत युद्ध के पूरे तात्पर्य के संबंध में हम जब लेंगे कि क्या इनके मायने हैं, क्या अर्थ है। अब से पहले ये कि ये कंसेप्ट जो है वो कहाँ से है, या ये शीत युद्ध है वो प्रारंभ कहाँ से है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करें। एक कॉमन सा विद्यार्थी सभी लोग अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का वैश्विक बड़ा घटनाक्रम है जो लगभग 1990 तक चलता है। और ये उस वैश्विक परिदृश्य को, जिसमें कभी शीत युद्ध है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी नहीं है, की स्थिति को बयां करता है। आंद्रे फोंटेन और हॉल, ये तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ हैं जो ये मानते हैं कि यूएसएसआर में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में, और जहाँ से कहीं ना कहीं कम्युनिज्म या साम्यवाद जो उठा है, तैयार हुआ है, जारशाही समाप्त हुई है, तभी से कहीं पश्चिमी देश इस एक नई विचारधारा से जलने लगे, डरने लगे, और ये उन्हें भान होने लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं ये विचारधारा पूरे संसार भर को अपनी गिरफ्त में ले ले। वहीं जॉन फॉस्टर डलेस नाम के विद्वान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं। वो 1946 के विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के फुलटन नामक स्थान पर दिए गए भाषण से प्रारंभ मानते हैं, जिस चर्चिल के फुलटन भाषण में कहा गया था कि जहाँ कहीं भी साम्यवाद को प्रचार प्रसार करने वाली बातें सामने आएंगी, हम वहीं पहुँच करके उसका विरोध करेंगे, तब कहीं हम अपनी इस पूंजीवादी या उदारवादी व्यवस्था को बचाए रख पाएंगे। कुछ इस तरह के भावार्थ वाला वो भाषण रहा था। खैर, तो एक आपको ये दिमाग में डाल लेना चाहिए कि एक बड़ा घटनाक्रम, एक माहौल, एक वातावरण जो 1945 के बाद कहीं विश्व राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये एक शीत युद्ध का मामला है। अब आते हैं हम कि शीत युद्ध का तात्पर्य क्या है, शीत युद्ध का मतलब क्या है। देखिए, अब आप सामान्य अर्थों से समझने की कोशिश करें। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर विश्व में दो विचारधाराएं, दो महाशक्तियां अवस्थित हैं। दो विचारधाराएं कौन कौन सी है? एक साम्यवादी विचारधारा और दूसरा पूंजीवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा को कौन रिप्रेजेंट करता है? यूएसएसआर, यानी तत्कालीन सोवियत संघ, जिसका 1990-91 में विघटन हो गया। और उसके बाद जो है आज रशिया को हम उसका मान सकते हैं कि रूस जो है वो कहीं ना कहीं आज उसी यूएसएसआर का पुनरूप है। हालांकि विघटन के बाद बहुत सारे देश वहाँ से बन गए, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, जो आज तक आप देखते हैं यूगोस्लाविया का विघटन हुआ, ये सारी सब चीज़ें वही हैं जो यूएसएसआर से कोलैप्स के बाद में सामने आई है।
तो साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन? यूएसएसआर। और पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन? अमेरिका। तो अमेरिका के साथ में पूरा का पूरा पश्चिमी यूरोप है। ये ध्यान रखें, खास करके हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो मित्र राष्ट्र हैं सारे के सारे वो पूंजीवादी विचार को आगे लाने वाले रखने वाले लोग हैं। तो इस तरह ये दो महाशक्तियों के बीच का एक बड़ा संघर्ष है, दो विचारधाराओं के बीच का एक बड़ा संघर्ष है। और किस लिए संघर्ष है? दोनों अपना प्राधान्य स्थापित करना चाहते हैं, दोनों अपने आप को वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण घोषित करना चाहते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्धोत्तर दो महाशक्तियों, दो विचारधाराओं के बीच में जो वैचारिक युद्ध हुआ, जो स्नायु युद्ध हुआ, जिसका क्षेत्र युद्ध का मैदान नहीं है, मानव का मस्तिष्क रहा, और जिसके साधन प्रचार प्रसार और कूटनीति रही, ऐसे कटुतापूर्ण संबंध जो हैं वो शीत युद्ध के नाम से जाने गए हैं। मोटा मोटा आप समझ लें, शीत युद्ध यानी दो महाशक्तियों, दो विचारधाराओं के बीच का वैचारिक संघर्ष जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा गया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि और इसे थोड़ा सा हम फैला लेते हैं कि शीत युद्ध क्या है, कैसा है। शीत युद्ध एक्चुअल में एक वैचारिक युद्ध है। वैचारिक क्यों है? क्योंकि दो विचारधाराओं के बीच में युद्ध है। अब विचारधाराओं के बीच में युद्ध है तो हर कोई अपने विचार को पुष्ट करने की कोशिश करेगा, अपने विचार को मनवाने की कोशिश करेगा, अपने विचार को फैलाने की कोशिश करेगा, अपने विचार का प्रचार और प्रसार करने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही विचारधाराएं जब ये काम करेंगी तो आपस में इनमें क्लेश होना संभव है। एक प्रचार युद्ध है। हम जब किसी का विरोध करते हैं तो हम उसके विरोध में प्रचार प्रसार करते हैं, हम उसके विरोध में प्रचार करते हैं। तो सामने वाला भी आपका विरोध करेगा और आपकी विरोधी बातों का प्रचार करेगा। अब शीत युद्ध जो है वो बिना हथियारों के लड़ा गया है। हालांकि पूरे संसार भर में बहुत ज़बरदस्त शस्त्रीकरण का दौर शीत युद्ध की वजह से चला, यह भी मानने को हमको तैयार रहना चाहिए कि शीत युद्ध ने कहीं ना कहीं आयुध निर्माण में बेतहाशा वृद्धि की। परमाणु बम, यूरेनियम, थोरियम, इन सब पर जो परीक्षण करके नवीनतम आयुध टेक्नोलॉजी डेवलप जो की गई, मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, जो स्पेस से संबंधित जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई, जिससे कहीं ना कहीं गुप्तचरी का कार्य करने में, खुफिया तंत्र को डेवलप करने में हमें मदद मिलती है। तो जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया गया। लेकिन आमने सामने कोई इस तरह से दो राष्ट्र जिन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डमेंट किया हो, मिसाइलें दागी हों, गोलियां चलाई हों, ऐसा इस युद्ध में नज़र नहीं आया। लेकिन पूरा संसार इस बात से डरा सहमा ज़रूर रहा करता था कि ऐसा न हो कहीं ये दो महाशक्तियां कभी आपस में आमने सामने हो जाए, ऐसा ना हो कहीं इन दोनों महाशक्तियों के पिछलग्गू राष्ट्र हैं, यानी इनके जो सैनिक गठबंधन हैं, जैसे अमेरिका या पूंजीवादी राष्ट्रों का गठबंधन नाटो, यूएसएसआर का सैनिक गठबंधन वारसा पैक्ट, सीटो, सेंटो। तो ये जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सैनिक गठबंधन हैं, अगर मान लीजिए एक गुट किसी दूसरे गुट पर आक्रमण करता है तो तय है कि आपस की गुटबंदी के बाद पूरा संसार लगभग जब दो धड़ों में बढ़ जाता है तो एक पर युद्ध के परिणाम स्वरूप दूसरा उस पर युद्ध करने वाला था, और तय है कि तीसरा विश्व युद्ध होता और संसार में भारी जन धन हानि होने की संभावनाएं होती, विशेषतः द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज़्यादा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का तो क्षेत्र सीमित था। लेकिन तृतीय विश्व युद्ध यदि होता और अगर इन दो महाशक्तियों के बीच में होता तो निश्चित तौर पर इसका जो क्षेत्र है, जो दायरा है, वो बहुत बड़ा होता, ऐसा विद्वान मानते हैं। खैर, तो एक वैचारिक युद्ध है, एक प्रचार युद्ध है, एक कूटनीतिक युद्ध है, एक स्नायु युद्ध है,
मानव मस्तिष्क के क्षेत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध है, इस तरह का शीत युद्ध रहा है। दो विचारधाराओं के बीच में युद्ध है, दो गुटों के बीच में युद्ध है। उसी को मैं स्पष्ट अभी कर रहा था। एक तरफ साम्यवाद जिसका प्रतिनिधित्व यूएसएसआर कर रहा है, यानी सोवियत संघ कर रहा है, दूसरी तरफ पूंजीवाद जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा है। इस तरह से दो गुटों के बीच में जो शीत युद्ध है वो रहा है। अब शीत युद्ध के प्रमुख चरण कौन से हैं, या इसके बीच में ऐसी घटनाएं कौन सी हैं जिससे ऐसा लगने लगा कि वाकई में शीत युद्ध चल रहा है। देखिए, आप सीधा मान करके चलें 1950 और 1950 के कोरिया संकट से लेकर के U2 विमान कांड क्यूबा, ये जो है ये स्टार्टिंग का ऐसा फेज है जहाँ कहीं ना कहीं दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने होने के चांसेस बन जाते हैं। कोरिया संकट 1950, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म के अंडर में, साउथ कोरिया पूंजीवादी दृष्टिकोण से अपने आप को आगे रखने वाला देश। एक का पक्ष यूएसएसआर ले रहा है, दूसरे का पक्ष अमेरिका ले रहा है। तो इस डिस्प्यूट में एक बार ये हमको लगने लगा कि दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने आ गई। इसी तरह से और भी कुछ घटनाक्रम हुए, मोटे घटनाक्रम, जैसे U2 विमान कांड, क्यूबा संकट, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक्चुअल में रशिया जो है वो अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए क्यूबा में अपने मिसाइल्स को तैनात करने में सफल होता है। परिणाम ये होता है कि उन्हीं की बॉर्डर पर अमेरिका जो है अपने सैनिक युद्ध बड़े को तैनात कर देता है कि अगर ये इस तरह से हमारे ऊपर यहाँ से आक्रमण करने या हमको कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो हम भी तैयार हैं। तो एक बड़ा गर्म सा माहौल यहाँ संसार भर में पैदा हो जाता है कि ना हो कहीं दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने हो जाएं और आपस में इनमें जंग छिड़ जाए। तो एक तो फेज़ 1945 से लेकर के आप 1960, खास करके 60-62 तक ले सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा फेज आप 60-62 से लेकर के और रीगन के आने तक थोड़ा तनाव में शिथिलता का दौर भी रहता है। 80 से और 90 के बीच में जो है वो हालांकि रीगन के आने पर ये पुनः मतलब तीसरे चरण के तौर पे शीत युद्ध खड़ा हो जाता है। लेकिन 1962 के बाद कहीं ना कहीं उष्ण स्थलों में शीतलीकरण हुआ नज़र आता है। एडवर्ड क्रैक्शा नाम से विद्वान है जो कहते हैं कि उष्ण स्थलों का शीतलीकरण हुआ है, ठंडक आई है कहीं ना कहीं इनमें, कहीं उस गर्मी में कमी आई है, कहीं युद्ध के उस वातावरण में कमी आई है। तो आप मोटे मोटे 3 चरण इसके लेकर के चल सकते हो। विद्वान अपने हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन देते हैं, कोई 4 चरण करता है, कोई 3 कहता है। लेकिन ये सत्य है कि रोनाल्ड रीगन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर के आते हैं तो थोड़ा जो है ये बढ़ जाता है। इससे पहले अमेरिकन जो राष्ट्रपति आए उन्होंने साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए बहुत सारी तरह की जो है योजनाएं और प्लान बना करके सामने रखे, जिनमें ट्रूमैन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है 1947 का। मार्शल योजना जो है, अमेरिका के विदेश सचिव ये हुआ करते थे जॉन मार्शल, जो 1947 में एक योजना देते हैं और वो कहते हैं कि पश्चिमी यूरोप को साम्यवादी प्रभाव से अगर रोकना है तो हमें साम्यवाद का विरोध करना पड़ेगा। ट्रूमैन सिद्धांत ये कहता है कि हमको अन्य देशों को जो आर्थिक रूप से टूट गए हैं, अगर उनकी सहायता हम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो साम्यवादी बेड़े में चले जाएंगे। तो ट्रूमैन सिद्धांत एक ऐसी योजना जो साम्यवाद के प्रचार प्रसार को एनी हाउ रोकने के ऊपर काम करेगी। आइजनहॉवर सिद्धांत, साम्यवादी गुलामी से घिरी हुई जनता को स्वतंत्र करने में हम सहयोग करेंगे। जहाँ कहीं भी साम्यवाद की गुलामी से कोई ग्रसित देश है तो उसको स्वतंत्र होने में हम मदद करेंगे। ऐसा कोई देश आह्वान करता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। लेकिन फिर एक समय के बाद कैंप डेविड भावना आती है, निकिता और आइजनहॉवर जो है उनके बीच में इन्विटेशंस आपस में होते हैं एक दूसरे के यहाँ आने जाने के। लेकिन फिर U2 विमान कांड की वजह से सारी चीज़ें कहीं ख़ात्मा हो जाती हैं। खैर, बहरहाल तो इस तरह से 2 या 3 चरण में आप इसको बांट करके देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं देतांत भी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मैं आपको बता दूं, जिसमें तनाव में शिथिलता आती है। विद्यार्थियों, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ध्यान दीजिए, देतांत एक महत्वपूर्ण शब्द है जो शीत युद्ध के दौरान का ही शब्द है। और देतांत से तात्पर्य है उष्ण स्थलों का शीतलीकरण मान लें, या यूँ कह दें कि तनाव में कमी। दोनों महाशक्तियों के बीच में उस तनाव में कमी हो करके जब थोड़ी शिथिलता
आती है तो उसको शब्द जो है देतांत के नाम से पुकारा गया है। तो U2 विमान कांड आप ले लें, कोरिया संकट आप ले लें, और क्यूबा संकट आप ले लें, क्यूबा मिसाइल संकट ले लें, स्वेज नहर का संकट 1956 के आसपास वाला आप लोग ले लें। ये सारे वो जो सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो बड़े बड़े घटनाक्रमों के नाम से जाने जाते हैं शीत युद्ध के दौर में। अब हम चर्चा करते हैं कि शीत युद्ध के प्रभाव क्या रहे। निश्चित तौर पे शीत युद्ध के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे तो कुछ सकारात्मक भी प्रभाव रहे होंगे। जब कोई बड़ा घटनाक्रम होता है तो वो दोनों तरह से आपको फलदायी होता है। हाँ, हम ये मान करके चलेंगे कि नकारात्मक प्रभाव कहीं ज़्यादा रहे। पूरे संसार में एक त्रासदी का सा दौर पूरी दुनिया ने झेला। उन्हें हर पल ये डर सताने लगा न कहीं तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। जिस अपार जनधन की हानि को अभी अभी झेला है हमने, उसके बाद न कहीं ऐसा नहीं हो कि एक और युद्ध हो जाए और संपूर्ण मानव जाति के नाश का वो कारण बन जाए। एक बेतहासा दौड़ आयुध निर्माण की पैदा हो गई। दोनों गुट ज़बरदस्त गुटबंदी में जुड़ करके बहुत तेज़ी से हथियारों का, नवीनतम टेक्नोलॉजी से लेस हथियारों का इन्वेंशन करने लगे। और उन्हें ये लगने लगा कि अगर युद्ध होगा तो हमारा पल्ला भारी रहना चाहिए। इसलिए एक ज़बरदस्त दौड़ जो है संसार भर में गुटबाजियाँ, अब गुटबाजियाँ जहाँ होंगी निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं हित की बात नहीं होती पूरे संसार भर के लिए। संसार में एक आतंक का, अविश्वास का सा माहौल पैदा हो गया। आणविक युद्ध की संभावनाएं लगभग पैदा हो गई। आर्म्स जो गठबंधन है खास करके महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, सैनिक गठबंधन बढ़ने लगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक महत्वपूर्ण संस्था है पूरे विश्व भर में शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए जो कार्यरत रहता है, उसकी मैं कहूँ उसे कि एक पैरालिसिस वाली स्थिति उसमें पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि इधर से USSR जो है वो भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और इधर से अमेरिका भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। और इनके वीटो पावर का इस्तेमाल करते करते इन्होंने कौन सा मुद्दा इसमें आगे बढ़ाना है, कौन सा मुद्दा प्रक्रिया के लेवल पे ले जाना है, कौन से मुद्दे पर कौन सा निर्णय करना है, कब बैठक को छोड़ना है, इन्होंने तो UNO जो है कहीं ना कहीं इन दोनों महाशक्तियों के बीच के युद्ध का अखाड़ा और एक माध्यम हो गया। तो UNO को एक तरह से इन दोनों महाशक्तियों ने पैरालाइज्ड कर दिया, लकवा सा मार गया, पंगु कर दिया। और बहुत महत्वपूर्ण नुकसान ये हुआ कि इस दौरान जो जन कल्याण के काम होने चाहिए थे, जो पब्लिक वेलफेयर के काम होने चाहिए थे, उन पर यथोचित काम नहीं हो पाया। लेकिन निश्चित तौर पे शीत युद्ध के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहे। सकारात्मक क्या रहे विद्यार्थियों? एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम तो ये जो आप सबको नज़र आएगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, खास करके गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता जैसे एक कंसेप्ट का डेवलप होना और इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाना या आगे बढ़ना भारत जैसे देश के द्वारा गुट निरपेक्षता को अपनाना, कहीं ना कहीं दोनों गुटों से अलग रहने की नीति को अपनाना, ये महत्वपूर्ण एक दिशा मिलती है। और ये कब संभव हो पाया? जब उस समय संसार तत्कालीन परिदृश्य जो था वो गुटों की तरफ बटा हुआ था, दो गुट बड़े बड़े बने हुए थे। तो जब दो गुट ज़बरदस्त बने हुए तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी बड़ी सकारात्मक प्रभाव के तौर पर सामने आती है। उपनिवेशवाद से हमको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को हम लोग प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। निश्चित तौर पे आयुध निर्माण के लिए ही सही, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत होता है, तकनीकी विकास बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, वो शस्त्र निर्माण की तरफ है, ठीक है, वो आपका सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर है, स्पेस टेक्नोलॉजी पर है, लेकिन है तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और जब उसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का आप यूज़ पब्लिक वेलफेयर में करेंगे तो मज़ा आएगा। मैं कहूँ आज आप उसका फ़ायदा देख सकते हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की बजाय महासभा जो है, जो उसका सबसे बड़ा अंग है, उसके पास कार्यकारी शक्ति का आना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो सैद्धांतिक तौर पर होता है, जो बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है।
कि राष्ट्र अब यथार्थवादी विदेश नीति को अडॉप्ट करने लगते हैं। रियलिस्टिक और बैलेंस ऑफ पावर की कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आती है, सामने नज़र आती है। बैलेंस ऑफ पावर कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। सो ये कहीं सकारात्मक प्रभाव शीत युद्ध के दौरान हमें नज़र आते हैं। तो छात्रों, एक समय के बाद शीत युद्ध अपने नकारात्मक और सकारात्मक हर तरह के प्रभाव छोड़ते हुए मिखाइल गोर्बाचेव जो यूएसएसआर के नेता होते हैं 1990-1991 में ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जैसी खुलेपन और उदारीकरण की नीतियों को अडॉप्ट करते हैं और यूएसएसआर का एक तरफ से कोलैप्स हो जाता है और शीत युद्ध का लगभग खात्मा हो जाता है, अंत हो जाता है। तो ये जो है शीत युद्ध, मैं एक बार पुनः छोटे से उसमें आपको रिपीट कर दूं, दो महाशक्तियों, दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व की यथार्थ है। और इस युद्ध ने संपूर्ण संसार में लगभग तनाव पैदा किया है, टेंशन पैदा की है, शस्त्रों की ज़बरदस्त होड़ पैदा की है, लेकिन कुछ फ़ायदे आपको हुए हैं और कुछ नुकसान आपको हुए हैं। बीच में देतांत वाली स्थिति पैदा होती है, तरह तरह के सिद्धांत आते हैं और अंत में सोवियत यूनियन के विघटन के साथ साम्यवाद का शीत युद्ध का लगभग अंत माना जाता है। खास करके साम्यवाद के अंत के साथ ही आप शीत युद्ध का अंत मान सकते हैं, क्योंकि तत्कालीन 1990-91 की विश्व की यथार्थता ये होती है कि तब केवल एक पोल संसार भर में रह जाता है और आपसी तनाव खत्म हो जाता है। निस्संदेह अमेरिका जो है संसार की टॉप मोस्ट पावर बन जाती है और उसके बाद सामने कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता और तब शीत युद्ध का लगभग खात्मा होता है। विद्यार्थियों, इसके आप एक बार किताबों में से और अध्ययन करें और इससे संबंधित जो घटनाक्रम हैं जो हमने छोड़ दिए हैं, छोटे से वीडियो में इतनी सारी बातें लिया जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए कुछ चीज़ें मैंने जानबूझ करके भी छोड़ी हैं। तो आप इसका अध्ययन भी करेंगे और इससे संबंधित उन घटनाओं को आप याद भी करेंगे। धन्यवाद।